नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम लोग 24 फरवरी 2022 की खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस वर्ष तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शैल बी इफेक्टिव टिल विच ईयर एज पर अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट? 2025, 26, 27 या 2030? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2026, यानी 2026 तक इसे बढ़ाया गया है, यानी तब तक इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसकी योजना को लागू कब तक किया जाएगा? 2026 तक। अब ये है क्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? देखिए, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। एक होता है प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, एक होता है मीडियट, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, और एक होता है हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा। तो जो 12th के बाद किया जाता है संभवतः, वो जो है उच्चतर शिक्षा में आता है। तो भारत में 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था? 13 में, ताकि हायर स्टडी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए क्या किया जाता है? भारत सरकार द्वारा इस अभियान के तहत जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कॉलेज हैं, कॉलेज के जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, और ज़्यादा एक्सेल किया जाए, और ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये स्कीम काम करती है, समझ में आया? तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 2013 में लॉन्च हुई थी। अभी तक ये चल रहा था। अब प्रेजेंट सरकार ने यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसे 2026 तक कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। सेकंड क्वेश्चन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ये बहुत बड़ी बात हो गई। विच इंडियन प्लेयर हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन? और ये खिलाड़ी केवल 16 साल का है, ठीक है, केवल 16 साल का है। तो इनका सही नाम क्या है? आर प्रगानंदा, ठीक है, आर प्रगननंदा नाम है, ठीक है। ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, ये देख लीजिए इनको, ठीक है। इंडियाज बिग चेस होप स्केल्स फर्स्ट पीक बीट्स हिज ऑन हीरो एंड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। ये बहुत बड़ी बात है, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पराजित करना। ये इनकी फोटो देख लीजिए, ठीक है। आर प्रगानंदा जी ने इनको हराया है, ठीक है। 16 साल के हैं मात्र। तो ये ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत ही 5वें सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये दुनिया के। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था अर्थात ब्लू इकोनॉमी पर साथ काम करने का समझौता किया है? इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कोऑपरेट है, ये कॉर्पोरेट नहीं, टू कोऑपरेट इन ब्लू इकोनॉमी? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या इटली? तो ये सही आंसर इसका क्या होगा? फ्रांस। आइए न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद समझते हैं ब्लू इकोनॉमी है क्या। तो विदेश मंत्री जी जो एस जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्ट्री, अब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो हमारे जयशंकर जी, ये कहाँ गए हैं? ये इस समय फ्रांस गए हुए हैं, 3 दिन के विजिट पे गए हैं। तो फ्रांस में वो क्यों गए हैं? ताकि भारत और फ्रांस के बीच में जो आर्थिक और सामरिक सहयोग है यानी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाता है, उसे फॉस्टर किया जाए। क्लियर है? तो इस उद्देश्य से गए थे। अभी एक नया कंसेप्ट आया है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है समझिए। ओशन जो होते हैं, ओशन के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज को कैसे उन रिसोर्सेज पर आधारित अपनी एक इकॉनमी है, अपनी अर्थव्यवस्था है। तो उसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, हमें अन्य देशों के साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में ये फ्रांस के साथ ये डील की गई है, समझ में आया? तो और दूसरी बात, महासागर शासन यानी मैरीटाइम गवर्नेंस पर भी बात हुई कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, इकॉनमी तो कैसे बढ़ाया जाए, इसको रेगुलेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो, इसको लेकर दोनों पक्षों में आपस में बातचीत हुई है। क्लियर? और एक रोड मैप भी बनाया गया जिसे जो है हस्ताक्षर हुए हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, विदेश मंत्री जी ने निम्नलिखित में से कौन से देश की यात्रा की थी? तो फ्रांस की यात्रा की थी, ठीक है। अब फ्रांस देख लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये यूरोप है, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, और ये आपका यूरोप है। तो यूरोप में ये आपका देश दिख रहा है, यही है आपका फ्रांस, ठीक है। ये स्पेन है, ये इटली है, सॉरी ये पुर्तगाल है, ये इटली है। तो ऐसे देशों के साथ, और यहाँ ऊपर ये आपका यूके है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक मिनट।
तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल पूछ लेगा। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए, क्या है, पेरिस है। क्या है, पेरिस। और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात का, फ्रांस की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी क्या है, लोकल करेंसी है फ्रैंक, वैसे यूरो भी चलता है, ठीक है। फ्रैंक यहाँ की करेंसी है और यूरो चलता है। दूसरी बात, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है इस समय इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये 3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है वोस्जेस। क्या नाम है, वोस्जेस पर्वत है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वोस्जेस पर्वत किस देश में है। तो वोस्जेस माउंटेन जो है ये लोकेटेड है कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया, वोस्जेस पर्वत हो गया, राजधानी हो गई, और यहाँ की करेंसी हो गई, यहाँ के प्रेसिडेंट हो। दूसरी बात, आपका ये यूके है और ये का फ्रांस है। यहाँ बीच में एक नैरो बेल्ट गई है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए ये इंग्लिश चैनल लिखा है, ठीक है, इसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करती है, तो यूके और फ्रांस को अलग करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी चीज़ें पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 100 किसान ड्रोन को एक साथ हरी झंडी दिखाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स। ये किसान ड्रोन्स क्या है, ड्रोन क्या है, आगे देखेंगे। तो राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी। तो सही आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने 100 किसान ड्रोन को एक साथ जो है हरी झंडी दिखाई, और ये भारत के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति की तरह काम कर सकता है। आइए देखते क्या है, ड्रोन समझते हैं। एक रिमोट से उड़ाया जाने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। इसका बहुत ही मल्टीपर्पज़ उपयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे शादी कैमरा वगैरह, शादी वगैरह में कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी चुनाव में भी किया जा रहा है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है। इतने सारे काम किए जा रहे हैं। अभी एक नया तरीका क्या किया गया कि इससे खेतों में क्या किया जाया गया, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके छिड़काव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल मैनुअली तरीके से अगर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत समय लगता है। इसमें 2-4 मतलब 2 घंटे के अंदर ही ढेर सारे, एक बहुत बहुत बड़ी भूमि को भी यहाँ पे पेस्टिसाइड्स किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है आगे जाके काम आ सकता, बहुत बड़ा काम आ सकता है देश की इकोनॉमी में, स्पेशली एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में नामांकित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। शाश्वत कपूर, अनिल शर्मा, संजय मल्होत्रा या लोकेश राज। सही आंसर क्या है, सी, संजय मल्होत्रा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, आरबीआई, आरबीआई क्या होता है, ये सब पूरा समझते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपको न्यूज़ पता चली गया होगा, ठीक है। क्या, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये क्या होता है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक काम आता है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा को, इनको अब आरबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। तो आरबीआई के स्ट्रक्चर को देखते हैं, आरबीआई को तो देखते हैं, पहले आरबीआई है क्या ये देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई है, ठीक है। इसका काम क्या है, बैंकों का रेगुलेशन, भारत में जितने भी बैंक हैं उनको नियमित करने का काम उन जो है उनके लिए, और जितने भी बैंकिंग रूल्स हैं उनको लागू करने का काम आरबीआई का होता है, ठीक है। तो ये बैंकों को गवर्न करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में, और स्थापना कब हुई थी, 1935 में। तो ये आरबीआई के बारे में बेसिक बातें हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, आरबीआई का जो निर्णय लिया जाता है उसका क्या होता है, एक सेंट्रल बोर्ड होता है, डायरेक्टर बोर्ड भी जिसे कहा जाता है। उसमें 5 ऑफिशियल मेंबर होते हैं, यानी 5 ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, और 14 क्या होते हैं, टोटल 14 जो है अन्य डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो 14 5 19 डायरेक्टर होते हैं। एक इसमें गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 5 इधर हो गए, 14 इधर हो गए। इस 14 में से 10 होते हैं अलग अलग फील्ड से डायरेक्टर चुने जाते हैं, और 4 जो लोकल बोर्ड हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई
और आपका कोलकाता। तो ये 4 अलग-अलग जो बोर्ड होते हैं, जो रीजनल बोर्ड होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, वहाँ से भी एक-एक डायरेक्टर आता है। तो 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से आ गए, 10 अलग-अलग फील्ड से आ गए, 10 4 14, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर, तो कुल मिला के 19 गवर्नर होते हैं, 19 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब जो ये 10 वेरियस फील्ड से होते हैं, इसमें 8 जो है अलग-अलग फील्ड से चुने जाते हैं और 2 ऑफिशियल मेंबर है। ऑफिशियल समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है, यानी सरकार द्वारा नामांकित। तो अभी जो संजय मल्होत्रा जी चुने गए हैं, नामांकित किए गए हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, समझ में आया? तो जो दो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति है। यहाँ जितने मेंबर हैं, सबकी कार्यकाल कितने होते हैं? 4 साल होता है। देखिए ये पूरा पूरा विवरण है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक का पूरा पूरा सेंट्रल बोर्ड काम क्या करता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन प्रेजेंट में मेंबर है, ये सारा जो है मैंने यहाँ पे डिटेल दे रखा है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो आरबीआई क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अभी इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और बाकी 19 डायरेक्टर होते हैं। कितने डायरेक्टर होते हैं? 19 डायरेक्टर होते हैं। और आपके जो है क्या कहते हैं कि इसमें से 5 ऑफिशियल और 14 नॉन ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। तनिष्का और रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हो गया है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह किस शहर से संबंधित है? तनिष्का एंड रितिका कोटिया हैव बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस शी बिलोंग्स टू फरीदाबाद, अंबाला, नोएडा या गुड़गांव। तो सही आंसर क्या है? गुरुग्राम, या इसे गुड़गांव भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो तनिष्का और रितिका कोटिया, ये देखिए तनिष्का क्या है? चेस प्लेयर है, शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको गुरुग्राम की हैं ये, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? इसके अलावा गुड़गांव और काम के लिए भी फेमस रहता है। आपको एक और चीज़ याद होना चाहिए, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसको रिवाइज कराता रहता हूँ। तो वीडियो में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आसपास की चीज़ें जो बताता हूँ, ध्यान से सुना करें। वैसे भी मैं डेली बताता हूँ, तो डेली अगर वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं। ये 2015 में एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें लोगों को अपनी बेटियों को बचाना, मतलब भ्रूण में जो मार देते हैं, ठीक है, एक जघन्य काम करते हैं, हीनियस काम करते हैं, तो और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ भी और उनको बचाओ भी। इसके लिए क्या किया जाता है? एक सेविंग स्कीम चलाई गई है, जिसमें आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और 18 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जैसे बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो 18 वर्ष के तक उनको क्या शिक्षा का जो है उससे वहन हो जाता है, और फिर 21 वर्ष की आयु के बाद पूरी पैसा निकाल लो ब्याह के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर है, शिक्षा पर ज़्यादा जोर है, ये स्कीम है, एक सेविंग स्कीम है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2015 में पानीपत से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के। और हरियाणा पर ज़्यादा फोकस क्यों करता है? क्योंकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो ये बेल्ट है, यहाँ पर महिलाओं के जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा ही है, ठीक है। तो आज 6 क्वेश्चन थे, 6 के क्वेश्चन को हमने देखा एक एक करके। आपको कहीं डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, टेलीग्राम पे मेरा नंबर वहाँ पे है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। और इसका जो PDF है पूरे लेक्चर का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे।